हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास आपके लिए है स्पेशली। और हम बात कर रहे हैं बी सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट अनदर टॉपिक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने स्पेशली 2 पार्ट तो इम्पोर्टेंटली पढ़ लिए हैं बहुत ही शॉर्ट ईजीली तरीके से। अब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। यस, तो जिस प्रकार से देखा जाता था, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। यानी भारत में संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो फिर यहाँ का जो भारत की मतलब बात करें कंपेरेटिव तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में मतलब बहुत सारा डिफरेंसेज है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति वो रिलेटिव शक्ति का प्रयोग करता है, यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति नाममात्र शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता होता है। तो इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति को समझना बहुत ही जरूरी है, इनकी शक्तियों को जानना अधिक आवश्यक है। क्योंकि जितने भी देशों के राष्ट्रपति उसमें लगभग सभी देशों की अगर कंपेरेटिव करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति काफी शक्ति संपन्न माना जाता है। तो देखो, हम टॉपिक में सीधे पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं। और एक आपको एक शॉर्ट ट्रिक की तरफ बता दूं, मान लीजिए आपको किसी भी पद की शक्तियों के बारे में पूछा जाए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद की शक्तियां, कांग्रेस की शक्तियां, तो सब शक्तियों का प्रश्न आता है ना, तब 4 पॉइंट तो आप ऐसे मतलब मोटे मोटे पॉइंट बना दिए टोट के कि हर जगह वो काम आएंगे। कैसे? हर जगह आपको 4 पॉइंट तो हेडिंग में लिखने हैं, इसके बीच में आपके उस टॉपिक के अकॉर्डिंग पॉइंट बनते हैं। जैसे मान लीजिए कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापन संबंधित शक्ति यानी व्यवस्था या विधायी शक्ति, मतलब कार्यपालिका, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और अन्य शक्ति। इस प्रकार के 5 पॉइंट तो आप हर एक में लिख लीजिए। एक मतलब एक इजीली कहते हैं ना, एक टोटका बता रहा हूँ कि ये पॉइंट हर जगह यूज होते हैं शक्तियों के अंतर्गत। आप अगर आप लिखना चाहें, जब भी शक्तियों का प्रश्न आया तो ये पॉइंट आप लिखिए। आपका प्रश्न ऑलमोस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो राइट होने के चांसेस होते हैं। फिर इसके बीच में आपको उस टॉपिक के रिलेटेड लिखना होता है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने तरीका बता ही दिया आपको। अब ये बात करते हैं सबसे पहले पहला अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों के जब बारे में आता है तो पहला है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, यस मीन्स ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका शक्ति का मतलब होता है कि वैसे अमेरिका का राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होता है, लेकिन उसके पास कार्यपालिका शक्ति भी होती है। तो कार्यपालिका शक्ति का उपयोग किस प्रकार से और कैसे करता है वो भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको बताएं तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत अमेरिका के संविधान में एक सीधी सीधी बात कही गई है, जो मैं आपको सीधा यहाँ पर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगा। इनके संविधान में कहा गया है, संविधान में जिक्र किया गया है, कार्यपालिका शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जिक्र इनके संविधान में किया गया है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका प्रधान होता है, तो क्या शक्तियां होती हैं। तो सबसे जरूरी रूप में ध्यान रखें, पहले के अंतर्गत मैं आपको लिखवा रहा हूँ सब हेडिंग में, जो ध्यान रखें। सबसे पहला है कानूनी, यानी कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। कानूनों को लागू करना एवं व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना। यस, वेलकम। और अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए, कानूनों को लागू करना, आप सभी को पता है कि कांग्रेस के 2 सदन, यानी वहां पर अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, इसके 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो प्रतिनिधि और सभा और सीनेट जो कानून बनाते हैं वो कानून तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रपति साइन करता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति कानूनों को लागू करना और साथ ही साथ उस संबंध में व्यवस्था करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिए, सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी कि संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना राष्ट्रपति का अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा में, अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा
तीसरी उपधारा में ये बातें कही गई, आप अच्छे से जान लीजिएगा। और सीधा सीधा कहा गया कि संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने का जो उत्तरदायित्व है या जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की होगी। उत्तरदायी कौन उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया? इनके संविधान में कहा गया है कि कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अंतर्गत ये बात कही गई और ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए जी। आगे बात करते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत दूसरा नगर जो शक्ति है और वो है प्रशासन का संचालन। प्रशासन, देखो प्रशासन का मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति अपनी काम को करने के लिए अपने कुछ प्रमुख सदस्य या मान लीजिए अपने अधिकारी, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति की एक मंत्रिमंडल की तरह व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का एक मंत्रिमंडल होता है और इस प्रकार से मंत्रिमंडल को एक एक विभाग दिया जाता है। ठीक है, इस विभाग के अंतर्गत सदस्य होते हैं। इस विभाग के अंतर्गत मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा दूं कि राष्ट्रपति और ये इसके प्रमुख मंत्री राष्ट्रपति के। अब इसके ये जो मंत्री है, ठीक है ना, और ये मंत्री के पास एक एक विभाग है। क्या है? एक बड़ा बड़ा विभाग होता है। ओके, अब इन विभागों के अंडर में सरकारी कर्मचारी काम करते। कौन करते हैं? सरकारी कर्मचारी काम करते। इस प्रकार से पूरा प्रशासन हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट, और इसके ऊपर इसके मंत्री और इसके ऊपर फिर कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति। इस प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये पूरे प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी रखता है। तो ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट शक्ति के रूप में है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, प्रशासन का संचालन। ठीक है, आपको समझा दिया है, नोट कर लीजिएगा, प्रशासन का संचालन। क्लियरली इजीली समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष होने के नाते इनका बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो प्रशासन का निर्देशन करने का दायित्व होता है इसका। प्रशासन का निर्देशन, निर्देशन का मतलब क्या होता है? गाइडलाइंस या दिशा प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति ही ये कार्य करता है और राष्ट्रपति का ये संवैधानिक दायित्व है कि वह विभिन्न पदाधिकारियों को या राज्य संधि और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है उसके अकॉर्डिंग काम करने की व्यवस्था करे। तो अध्यादेश, अनुदेश या नियम जारी करता है। तो प्रशासन को चलाने के लिए राष्ट्रपति है वो कभी कभार अध्यादेश भी जारी करता है, नियम बनाते हैं, या प्रशासन को चलाने के लिए कुछ उपनियम भी जारी किए जाते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको ये तो क्लियरली समझ में आ गया। बात करते हैं, पहला दूसरा हो गया इसमें। अब तीसरा देखो, कार्यपालिका राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत पढ़ता जाए तो तीसरा होता है नियुक्ति और पदशक्ति संबंधी शक्ति। देखो, नियुक्ति एवं पदशक्ति। देखो, पदशक्ति और नियुक्ति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है और उसे हटाने की भी ताकत रखता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा गहराई से समझना है, क्योंकि नियुक्ति और पदशक्ति में कुछ चीजों में फर्क है। राष्ट्रपति अकेला ही नियुक्ति नहीं करता है, कुछ चीजें हैं जो उसको एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में करनी होती है। तो देखो, सिंपल सी मैं आपको चीज बताऊं कि राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पदाधिकारियों की नियुक्ति। महत्वपूर्ण शक्तियों में एक है पदाधिकारियों की नियुक्ति। पदाधिकारियों की क्या है? नियुक्ति है। तो ये बहुत ही जरूरी, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंतर्गत देखा जाए तो वास्तविक प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है और कांग्रेस उस पर अपना प्रभाव जमाए रखती है। लेकिन संघीय सरकार के द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियां दो भागों में बांटी गई है। लेकिन बात करिए नियुक्तियां हैं, ये संघीय व्यवस्था के अंतर्गत होती है। तो संघीय व्यवस्था में नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है जो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, इसको दो भागों में बांटा गया है और ये दो भाग कौन कौन से हैं ये जान लीजिए, जरूरी है। ठीक है ना। वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट से परामर्श करना होता है। पहला, उच्च पद जिन पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? सीनेट से।
सीनेट से क्या करेगा, परामर्श करेगा। ओके जी, नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी, तो कुछ ऐसे पद हैं जिन पर राष्ट्रपति जब नियुक्ति करता है ना, तो कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं नियुक्ति करता है। कुछ प्रमुख पदों पर नियुक्ति कांग्रेस की सहमति से स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है। इस समय में क्या बात है, देखो जैसे कि मैं को थोड़े से बात बताऊं कौन कौन से पद होते हैं, जैसे बात करें तो उदाहरण के रूप में आप चाहे तो नोट कर लीजिए। जैसे दूसरे देशों में राजदूत भेजे जाते हैं, यहाँ राजदूत आते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न जो आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, या अलग अलग प्रकार के विभिन्न आयोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो आयोग होते हैं ना, उन आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, उनके सचिवों की नियुक्ति हो, या बात करें सुंगी अधिकारी, राजस्व अधिकारी है, नौसेना अधिकारी है, इन सब की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के कहीं न कहीं सहयोग से ही होती है। और इस संबंध में ध्यान रखना है, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इनकी पुष्टि अनिवार्य है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन क्या होता है कि इस नियुक्ति के संबंध में सीनेट में सहमति मिलना जरूरी है। सीनेट जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है ना, वहाँ पे सीनेट है, तो सीनेट के बहुमत की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। और नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन क्या एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नियुक्ति के लिए बहुमत अनिवार्य है, वो सीनेट जारी करता है। ओके, तो ये चीजें आपके समझ में आगे बात करते हैं। कार्यपालिका के अंदर ही बता रहा हूं अभी मैं, 4th नंबर है सीनेट के प्रति शिष्टता। सीनेट के प्रति शिष्टता, प्यारे विद्यार्थियों, यस आप ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये अलग से प्रश्न भी आता है। सीनेट की शिष्टता से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। अमेरिका की शासन व्यवस्था में सीनेट की शिष्टता से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना रखता है। तो ध्यान रखिए कि अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, उस अमेरिका की संघ व्यवस्था है, तो फिर वहां पे संघ व्यवस्था में संघीय पद होते हैं। संघ व्यवस्था के अंदर ऐसे पद होते हैं जो केंद्र राज्य दोनों में काम करते हैं। तो संघीय पदों विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर विशेष पद्धति द्वारा नियुक्ति होती है। संघीय पदों पर विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये इस पॉइंट का कहने का मीन है कि राष्ट्रपति कुछ ऐसे प्रमुख विशेष पद जो है उस पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो उससे पहले वह सीनेट की मर्यादाओं और सीनेट की अनुमति से ही वो उन पदों पर नियुक्ति करेगा। यानी सीनेट की मतलब सीनेट जो है इसकी गरिमा को महत्व रखा जाएगा। सीनेट को मतलब एक कहना भाव दिया जाएगा, सीनेट को क्या दिया जाएगा, वैल्यू दी जाएगी। तो यानी सिंपल सा है कि जब राष्ट्रपति है वह संघीय पदों के अंतर्गत राज्य में किसी विशेष पद पर किसी को नियुक्त करना है, तो वह अपने ही दल के सदस्य जो सीनेट में बैठते हैं उनसे सहमति लेता है और फिर वह नियुक्ति करता है। तो ये कहलाती है सीनेट की शिष्टता। समझ में आ गया, सीनेट की शिष्टता मतलब सीनेट को भी आवकारा देना कि हाँ भाई मैं नियुक्ति कर रहा हूँ, तो सीनेट से पूछना, परमिशन लेना, क्योंकि सीनेट के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से वह उनसे पूछता है, ताकि ये परंपरा है। देखो ये संविधान में नहीं लिखा गया है, ये एक परंपरा बनी गई है कि राष्ट्रपति कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति करता है तो सीनेट के सदस्यों से पूछता है, तो ये कहलाती है सीनेट की शिष्टता। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट पर। ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ आगे, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए आगे बात करते हैं 5वां, कार्यपालिका के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो 5वां देखो याद रखें, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की तरह ही है। 5वां जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो वह समाधान का अधिकार। यानी आपको पता है ना, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति है वो कोई अपराधी होता है इसको माफ कर देता है, मृत्युदंड को मतलब फांसी को मृत्युदंड में बदल सकता है, सजा को कम या ज्यादा कर सकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना,
वह भी क्या कर सकता है कि अन्य देशों की भांति अपराधियों को क्षमा करता है। ठीक है ना, अपराधियों को समाधान का अधिकार। ठीक है, लेकिन इस संबंध में दो व्यवस्था है। देखो, एक तो मैंने आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसके पास सर्वसमा का ऊपर मतलब एक शक्ति भी होती है। सर्वसमा मतलब एक ही प्रकार के अपराध के लिए बहुत सारे अपराधी को जब कोई सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि सभी व्यक्तियों को एक साथ क्षमा कर सकता है। लेकिन एक यहाँ पे बताएं कि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह किन लोगों को क्षमा कर सकता है, तो जो अमेरिका के संघीय जो कानून होते हैं अमेरिका, क्योंकि देखो अमेरिका में केंद्रीय संविधान भी है और हर राज्य का अलग संविधान है। तो अगर केंद्रीय कानूनों के अकॉर्डिंग किसी ने कोई उल्लंघन किया, अपराध किया है तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्य विशेष के संबंध में कोई अपराधी है तो उस संबंध में राष्ट्रपति के ऊपर समाधान की शक्तियों पर नियंत्रण आ जाता है। तो संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति समाधान कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन बढ़ोतरी का तो नहीं, समाधान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर समाधान के बारे में बताएं तो दो चीजें हैं, वो स्टार रूप में लिख दीजिए कि राष्ट्रपति को समाधान के बारे में दो लिमिटेशन है, दो सीमाएं। देखो मैं यहीं पे लिखवा देता हूं। पहली सीमा कि राज्य व्यवस्था या कानून, राज्य के जो कानून है, राज्य व्यवस्था या कानून के द्वारा घोषित अपराधी को क्षमा नहीं। समझ में आ गया क्या कहा मैंने कि अमेरिका के राज्य के द्वारा, राज्य न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया तो वहां पर राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो राज्य के संविधान व्यवस्था में के अंतर्गत आ गया। दूसरा अगर बात बताएं कि राष्ट्रपति के समाधान के अंतर्गत, तो दूसरा देखो सिंपल और सीधा बताया गया है, जिसमें आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को समाधान नहीं कर सकता। महाभियोग व्यक्तियों को क्षमा नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? कहने का मतलब महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उसे राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर पाएगा और अधिकार भी नहीं है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियों को मैंने समझा दिया, यानी 5 पॉइंट तो यहाँ पे मैंने सीधे समझा दी कार्यपालिका शक्तियों की। यानी कार्यपालिका, देखो ये इतनी कार्यपालिका शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट बड़ी क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति रियल में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रदान होता है। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जानना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं। 5 पॉइंट तो मैंने करवा दिए। अब देखो छठा पॉइंट मैं आपको बताऊं, तो छठा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। देखो संचालन का मतलब होता है प्रचलन करना, यानी अमेरिका के द्वारा या अमेरिका की ओर से दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध बनाना है उस बारे में निर्णय लेना, संबंधों का संचालन करना, ये राष्ट्रपति के पास पावर है। ठीक है, पर राष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है। ये पावर कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? सीधा नाम से इस चीज को ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति, राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति, राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति, लेकिन इसमें स्वीकृति लेनी होती है किसकी? सीनेट की। किसकी स्वीकृति लेनी होगी? सीनेट की। देखिए, यानी बाहरी देशों में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, एम्बेसडर, तो राष्ट्रपति फलाने देश में, जैसे भारत में अमेरिका को राजदूत नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति यहाँ पर करवाई जाती है, लेकिन उसके संबंध में सीनेट से स्वीकृति लेनी होती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे नेक्स्ट बात करें इंपोर्टेंटली, जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास भी पावर है, सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। यस, ये देखिए, जैसे पता ना आपको भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे अमेरिका में भी वहाँ की जो सेनाएं हैं, इनकी प्रमुख जो तीनों सेनाएं, तो
तीनों सेना और सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति कहें तो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। यानी अमेरिका की जो सैन्य व्यवस्था है उसका कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही होता है। इस प्रकार से इसके नियंत्रण में सभी व्यवस्थाएं होती है। विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति वगैरह है सैनिक अधिकारी के रूप में, तो वो भी ये करते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कार्यबल का शक्ति तो आपको समझा दी। अब बात करते हैं फटाफट दूसरा है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियां, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां क्या है ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने करवाई दिया, बड़ा था, दूसरा इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे विधायी शक्तियों के अंतर्गत बात करें कि अमेरिका में आप सभी को पता है कि अमेरिका में शासन व्यवस्था कौन सी है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि भारत में संसदात्मक है। तो अमेरिका में जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है ना, इस संबंध में विधायी पावर में भी बदलाव है भारत के और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच की अगर बात करें, ठीक है। जैसे आपको बताएं तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो कानून निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है वो कानून निर्माण के अंतर्गत अपना प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं पॉइंट से पॉइंट कि भाई विधायी क्षेत्र में क्या शक्तियां प्राप्त है। हम सीधे पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि सीधा पॉइंट पे पढ़ेंगे तो पॉइंट से याद भी रहेगा। पहला है कांग्रेस को संदेश भेजना। कांग्रेस को संदेश भेजना, देखिए ये आप सभी को प्यारे विद्यार्थी याद होगा। कांग्रेस को संदेश भेजने का मतलब क्या होता है कि भाई देश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी है वह राष्ट्रपति कांग्रेस को देगा। क्या नए संधि समझौते वगैरह हो रहे, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह इस संबंध में कांग्रेस को संदेश भेजेगा। देखो सबसे जरूरी संदेश भेजने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति को लगा कि भाई अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए एक नया कानून बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति की ओर से एक संदेश भेजा जाता है कि फलाने व्यवस्था पर कानून बनाना है, तो कांग्रेस उस पर विचार करती है और कानून भी बनाती है। यानी ये पावर ही तो हुआ कि राष्ट्रपति के संदेश भेजने के आधार पर प्रस्ताव बनता है और उस पर कानून भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से कानून बनाने के ऊपर राष्ट्रपति के संदेश का काफी प्रभाव पड़ता है कि उनके संदेशों का महत्व देते हुए उस पर कानून भी बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति को संदेश भेजने का अधिकार होता है। दूसरी मैं यहाँ पर जैसे बात बताऊं तो वो है निषेधाधिकार। निषेधाधिकार का मतलब होता है वीटो। वीटो पावर कहता है ना, वीटो, यस वीटो बिल्कुल। मतलब आप सभी को पता है कि कानून तभी बनते हैं, कानून तभी लागू होते हैं या बनते हैं जब राष्ट्रपति क्या करता है, साइन करता है। ये सब में यही है, राष्ट्रपति क्या करेगा, हस्ताक्षर कर। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तभी कानून लागू होता है या वो कानून पूर्ण रूप में बनता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास कानून निर्माण के मतलब कानून लागू करने के संबंध में पावर है, निषेधाधिकार। जैसे आप सभी को पता है लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कानून का प्रस्ताव, कानून लागू करना मतलब कोई कानून बनाना, तो उसका प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब साइन करेगा तभी कानून बनता है। तो जब कानून बनता है तो राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तभी कानून बनता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, मना भी कर सकता है, एक बार मना कर सकता है, दूसरी बात तो उसको साइन करना पड़ेगा, कानून बन जाता है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अमेरिका के बारे में पावर है कि वहाँ के दोनों सदनों के द्वारा कानून का प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति को दो तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती है। वीटो दो प्रकार का होता है, मैं दोनों प्रकार यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको मतलब थोड़ा एकदम नीट एंड क्लीन याद रहे, ताकि एग्जाम के समय में किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो पहला है विलंबकारी शक्ति। दूसरा मैं आपको बताऊं तो हम ये इसका एक अलग वर्ड भी यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं जेबी वीटो। क्या कहते हैं, जेबी वीटो। जेबी वीटो या निषेधाधिकार। देखिए इन दोनों में आपको मैं एक सिंपल समझा दूं कि ऐसे समझ जाना कि विलंबकारी का मतलब क्या, देरी करवाना। कि भाई सीनेट के मतलब कांग्रेस के द्वारा कानून का प्रस्ताव भेजा राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए, राष्ट्रपति को लगा कि इस कानून में देरी लाना है, ये कानून जल्दबाजी बन रहा है या ये कानून मान लीजिए कुछ चीजें कमी है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसे कानून को एक बार पुनः कहेगा, एक बार पुनः विचार करिए। यानी राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस की ओर से भेजा गया कानून के लिए जो प्रस्ताव है उसको पुनः भेजा जा सकता है, पुनः विचार के लिए। और कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा
अगर दोबारा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव वापिस राष्ट्रपति के पास आए, वापिस किसके पास आए, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए ये कांग्रेस है, ठीक है, ये राष्ट्रपति है, तो कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया प्रस्ताव पहली बार, तो राष्ट्रपति को लगे भाई ये पास नहीं करना है, तो राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव को क्या करेगा, वापिस भेज देगा। इसको एक बार तो कर सकता है। अब कांग्रेस ने अगर प्रस्ताव वापिस राष्ट्रपति के पास भेजा, दो तिहाई ये प्रस्ताव जो वापिस भेजना होता है तो दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से समर्थन के बाद राष्ट्रपति के भेजा जाता है। और ये अगर सेकंड बार वापस भेजा है तो राष्ट्रपति के पास सेकंड बार भेजने की जरूरत नहीं है। दो तिहाई बहुमत जैसे ही दूसरी बार उस प्रस्ताव पर, सेम प्रस्ताव पर दूसरी बार दो तिहाई मत आते ही वो प्रस्ताव कानून बन जाता है, राष्ट्रपति की जरूरत होती नहीं है। समझ में आ गया। तो ये तो है विलंबकारी। अब जेबी का मतलब क्या होता है, जेब में मतलब जैसे कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा कानून पारित करने के बाद राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति यस या नो में 10 डे का अंतर मिलता है कि आपको 10 दिन में स्वीकृति देनी है। क्या देनी है, 10 दिन में, ठीक है ना। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के पास उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन का विचार करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इन 10 दिनों में राष्ट्रपति को विधेयक पर स्वीकृति देना होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक कानून बन जाता है, ये पता है 10 दिनों के स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है, परंतु 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए, कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो वह जो 10 दिनों में विधेयक पर स्वीकृति देनी थी वह नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह जो विधेयक है वो निर्दिष्ट हो जाएगा या हम कहेंगे वो सीधा राष्ट्रपति की जेब में आ जाएगा। कहने का मतलब है राष्ट्रपति के बाद जब विधेयक आता है, सेकंड टाइम में बता रहा हूँ, जेबी में, तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है तो उसके अवकाश के अतिरिक्त उसके पास 10 दिन होते हैं उस पर निर्णय लेने के लिए। निर्णय लेता है तब तो कानून बन जाता है, लेकिन निर्णय लेने से पहले ही वो जो अधिवेशन है वो समाप्त हो जाता है तो वो विधेयक भी निर्देश हो जाता है और विधेयक मान लीजिए राष्ट्रपति के पास आया था वो जेब में पड़ा रहेगा। इस प्रकार से जेबी वीटो कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें, दो तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दिए हैं। तीसरा जैसे मैं राष्ट्रपति के बारे में बताऊं, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित, समझ में आ रहा है ना। देखो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन यानी जब जरूरत होती है ना, विशेष अधिवेशन कांग्रेस का मतलब होता है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को एक साथ बुलाने का मीटिंग के लिए अधिकार जो होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति को होता है। तो फिक्स होता है, समय होता है, उस फिक्स अकॉर्डिंग दोनों को बुलाया जाता है संसद की शुरुआत यानी कांग्रेस की शुरुआत के अंतर्गत। लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि भाई कुछ देश में कुछ ऐसी विचार है, ऐसे कुछ मामले जिस पर विचार करना है, तो राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है, दोनों सदनों को एक साथ विशेष अधिवेशन के लिए आमंत्रित कर सकता है और ये आमंत्रित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट बात करें कार्यपालिका आदेश, इसी के अंदर लिख लीजिए, ठीक है। ये इतना ही था। कार्यपालिका आदेश, कार्यपालिका आदेश के अंतर्गत नोट करते जाइएगा डियर। कार्यपालिका आदेश का मतलब क्या होता है, सिंपल चीजें देखिए। जैसे मान लीजिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो कांग्रेस को होता है, लेकिन कभी कभार कांग्रेस का एक सदन है वो अवेलेबल नहीं है तो कानून कैसे बनेगा। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति कानून के तहत ही अपने ताकत के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है, प्रदत्त व्यवस्थापन या हम कहे अध्यादेश। जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत पावर है कि लोकसभा भंग हुई है या लोकसभा का विघटन हुआ है, लोकसभा का चुनाव होना है, दौरान देश के कानून को जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जो कानून का ही प्रारूप होता है। इस प्रकार से यहाँ पे भी कार्यपालिका आदेश जारी करने का पावर इनके पास होता है। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। इस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति हो गई। अब सीधे सीधे मैं आ जाता हूँ आपकी इम्पोर्टेंट न्यायिक शक्ति के बारे में, ठीक है जी।
इस बारे में न्याय शक्ति कि इनके पास न्यायिक शक्ति क्या है। तीसरा, देखो न्यायिक शक्ति मतलब न्याय के तौर पे क्या राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति समाधान करता है, क्या करता है, समाधान करता है। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था, न्याय शक्ति तो ही इनके पास कि वह सीनेट की सहयोग हो, उसके साथ साथ ही वह समाधान की शक्ति का प्रयोग करता है। एक और बात करें कि न्यायिक शक्तियों में और भी इंपॉर्टेंट है, वो है न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस प्रकार से अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, वो न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखो इसमें सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन अगर अल्टीमेटली बात करें तो न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। तो न्यायाधीशों को यानी न्याय करने वाले को, तो ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो बिल्कुल बस नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, तीसरा हो गया। अब चौथी शक्ति बात करते हैं। चौथी राष्ट्रपति एक दलीय नेता होते हैं। राष्ट्रपति एक दलीय नेता, बिल्कुल इस चीज को नोट कर लीजिएगा। देखो अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, यह चीज आपको पता होगी। देखो प्रधानमंत्री होता है तो उसकी मंत्रिपरिषद होती है जो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है, प्रधानमंत्री की टोली। लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है, तो फिर मंत्रिपरिषद कैसे बनी। तो अमेरिका में देखो बिल्कुल अलग सिस्टम है। हमारे अगर राष्ट्रपति किसी दल व्यवस्था से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो दलीय व्यवस्था का एक सर्वश्रेष्ठ नेता होता है, क्योंकि इनके दल के द्वारा, अमेरिका में दलीय व्यवस्था के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमेरिका में प्रत्यक्ष चुनावी व्यवस्था है। तो देखा जाए ना, भले ही वो चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहा हो, लेकिन इसके पीछे में जो निर्वाचन के लिए व्यवस्था है ना, वो प्रत्यक्ष होती है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, वह अपने दल का सर्वोच्च नेता होता है। तो इस अकॉर्डिंग अपने लिए एक विशेष मंत्रिमंडल भी बनाता है। तो बस ध्यान रखना कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने दल का दलीय नेता है, तो इस प्रकार से उसे अपने दल के प्रति वफादार होना पड़ता है, और साथ ही साथ वह अपने दल के लिए निर्णय ले सकता है। दल में सचिव या अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। दलीय नेता होने के साथ दलीय अनुशासन का पालन करेगा। इसके अलावा दल के अध्यक्ष एवं सचिव की, या जो अलग और सचिव होते हैं, सचिव की नियुक्ति करेगा, क्योंकि ये दल का प्रधान होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट बात करें तो लास्ट में जो पॉइंट आ जाता है इसकी शक्ति का, पांचवा, वो है अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। देखो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो सिंपल और सीधी सीधी बात बताएं तो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो अपने देश का नेताओं में सबसे सर्वोच्च नेता माना जाता है, सबसे वर्ल्ड लीडर, यानी अमेरिका का जो सबसे सुपीरियर लीडर जो होता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता है। इस प्रकार से अमेरिकी जनता के नेतृत्व के लिए कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति को ज्यादा देखती है। कांग्रेस को पावर है वहां पर, लेकिन अमेरिका में जनता है वो राष्ट्रपति पर ज्यादा ध्यान देती है, राष्ट्रपति की ओर देखती है। जब कोई कानून व्यवस्था बनानी है, किसी भी प्रकार की बात करें, तो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व पर, जैसे कहते हैं ना कि भारत का प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम नागरिक, तो राष्ट्रपति को कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं। इसीलिए अमेरिका में प्रथम व्यक्ति के तौर पे कहो या राष्ट्रीय नेता के तौर पे कहो, अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लेन देन संबंध वगैरह सब अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्गत चलते हैं, इसके संबंधों के आधार पर चलते हैं। और साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा विभिन्न अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि भेजना है, तो उस संबंध में भी राष्ट्रपति की ओर से या राष्ट्रपति ही प्रतिनिधि बनकर जाता है। तो ये अपने देश का एक सर्वोच्च नेता के तौर पर काम करता है, यानी ये इसकी राजनीति, अमेरिकी राजनीति का एक चेहरा होता है अमेरिकी का राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत ही इजीली और स्पष्टली पढ़ा दिया। आपको मजेदार समझ में आ चुका होगा, तो क्लास को लाइक शेयर कर लीजिएगा, और नोट लेना है तो क्लासीचैट ऐप जिसका लिंक दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।